हल्क एक बड़ा मजबूत गिगाचैड है जो एंड्रयू टेट से भी ज्यादा जिम में समय बिताता लगता है। वह मानवता का रक्षक, देवों का चुना हीरो है, पर सब छोड़ अगला राक्षस राजा बनने की ठान लेता है। अपना लक्ष्य पाने के लिए वह नए राक्षस राजा चुनाव प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, जो 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक लेवल 78 के अग्नि राक्षस वर्मिलियो द रेड की निगरानी में हो रही है। उसकी मदद लेवल 28 के राक्षस हान करता है, जो असुदोरा नाम के घायल स्वर्गीय राजा की जगह भर रहा है। यह टूर्नामेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि थॉर नाम के राक्षस राजा को मानव हीरो ने हराया और उसकी जगह भरनी है। हान वर्मिलियो को बताता है कि इस टूर्नामेंट के लिए कड़ी सुरक्षा और असुदोरा का बनाया डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट लागू किया गया है। फिर वह उसे कोलिजियम में लड़ रहे प्रतिभागियों का लाइव फीड दिखाता है। एक मानव जैसा दिखने वाला व्यक्ति वर्मिलियो की रुचि जगाता है जब वह उसे अन्य प्रतियोगियों को हराते देखती है। वह हान से उसके बारे में पूछती है और वह बताता है कि वह वास्तव में मानव नायक हेलक है, जिसने नए राक्षस राजा की भूमिका के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया है। और वर्मिलियो यह सुनते ही हैरान रह जाती है। वह हान से पूछती है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद मानव नायक को कैसे अंदर आने दिया, पर हान कहता है कि वह प्रारंभिक दौर जीतकर निष्पक्ष रूप से शामिल हुआ, जो सभी जातियों के लिए खुला था। वर्मिलियो कहती है कि यह सभी के लिए है, सिवाय मनुष्यों के, क्योंकि वे उनके घोर शत्रु हैं। लेकिन हान इतना सुनिश्चित नहीं है और अपनी रक्षा करते हुए कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हेलक सभी मनुष्यों से नफरत करता है और उन्हें नष्ट करना चाहता है, और इसका दावा करता एक वीडियो दिखाता है। वर्मिलियो और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा है, लेकिन हान उसे याद दिलाता है कि सभी प्रतिभागियों की तरह उसने भी डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उसे टूर्नामेंट के बाहर किसी को भी नुकसान पहुंचाने से रोकता है। वह अभी भी उसके इरादों पर शक करती है और कहती है कि वह 1v1 लड़ाई में उनके योद्धाओं को हराकर उन्हें कमजोर करना चाहता है, और अगर वह जीत भी जाए तो भी साम्राज्य के लोग एक इंसान को नया दानव राजा नहीं मानेंगे। पर यह कोई मुद्दा नहीं लगता, क्योंकि हेलक जल्द ही अपने पागल सिग्मा पुरुष आकर्षण से भीड़ का चहेता बन जाता है, जो उसे अपने परदादा गीगा चार्ड से विरासत में मिला था। वर्मिलियो अभी भी बेचैन है और गुस्से में फट पड़ती है, कहती है कि वह खतरा है, इसलिए उसे खुद ही उसे खत्म करना होगा। लेकिन हान कहता है कि डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट प्रतिभागियों को टूर्नामेंट के बाहर के नुकसान से भी बचाता है, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो हेलक लेवल 99 पर है, इसलिए उसे कोई हरा ही नहीं सकता। इससे वर्मिलियो क्रोध से भर जाती है, उसकी चीखें व्यर्थ जाती हैं और वह महल का ऊपरी हिस्सा उड़ा देती है, जिससे तारों भरा आकाश दिखाई देता है। वह हान को बताती है कि इस गलती के लिए उसे सिर्फ पदावनति से ज्यादा सजा मिलेगी, लेकिन वह कहता है कि उसके पास सबको बचाने की एक शानदार योजना है और अगले मुकाबले को कार्ड स्टैकिंग प्रतियोगिता में बदलने का सुझाव देता है। वह कहता है कि वह हेलक को अति चमकीले कार्ड देगा ताकि वह हार जाए और इस तरह वे उसे सुरक्षित रूप से अयोग्य ठहरा सकें। वर्मिलियो एक पल सोचती है, पर फिर भी मान जाती है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगले दिन सभी प्रतिभागी कोलिजियम में जमा होते हैं और अपने स्थानों पर जाते हैं। रेफरी नियमों की घोषणा करता है और प्रतियोगिता शुरू होने का संकेत देता है। जैसा अपेक्षित था, हेलक कार्ड रखने में परेशान होता है, फिर ताली बजाकर सुपर फोकस्ड हो जाता है और एक विशाल आभा छोड़ता है जो सभी कार्ड महलों को गिरा देती है। वह फिर तेज गति से कार्ड लगाता है और टॉप स्कोर के साथ राउंड जीत लेता है। वर्मिलियो कहती है कि वे उसे धोखेबाज कहकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह घोषणा करे, अन्य प्रतिभागी नियमों की गहराई में जाते हैं और कहते हैं कि इस बेकार राउंड का मकसद उनकी रणनीतिक क्षमताओं का परीक्षण करना होगा, क्योंकि कार्ड स्टैक उनके दानव महल का प्रतीक है जिन्हें दूसरों से बचाना है, और यह एक पूर्ण युद्ध में बदल जाता है जहाँ सभी अपने कार्ड जमाने की कोशिश करते हैं जबकि दूसरों के कार्ड गिराने की कोशिश भी करते हैं। अगले कुछ राउंड में वर्मिलियो और हान कई अलग अलग खेल जैसे दानव शतरंज, लकड़ी की मूर्तिकला और यहाँ तक कि एक पाक प्रतियोगिता जिसका न्याय वर्मिलियो खुद करती है, आजमाते हैं। लेकिन हेलक अपने श्रेष्ठ जीन और सिग्मा कौशल से उन सभी को हरा देता है, यहाँ तक कि वर्मिलियो भी उसकी खास क्रीम मिठाई का फैन बन गया। इधर वर्मिलियो ने अपने एजेंट एस्टा को मानव जगत की जासूसी के लिए भेजा ताकि वह वहां की जानकारी वापस भेज सके अपनी खास शक्ति से, जो उसे कॉफी पीकर जुड़वा बहन से बात करने देती है। वह बताती है कि स्वर्गीय राक्षस राजा थॉर को हेल्क के भाई क्लेस ने हराया था, जो एक वीर है। फिर हम हेल्क को टूर्नामेंट के 2 मुख्य प्रतियोगी केनरॉस और हुरा से दोस्ती करते देखते हैं। वह उन्हें अपने और छोटे भाई की एक तस्वीर दिखाता है। इसके अलावा उसने मानव जगत में यात्रा के दौरान कुछ अजीब देखा। उसने जिन 3 शहरों का दौरा किया वे सभी खाली थे। ऐसा लगा जैसे लोग अभी अभी वहां थे, पर पूरी जगह वीरान थी। तभी हान कमरे में दौड़ता हुआ आता है और बुरी खबर की घोषणा करता है। पता चला कि एक और राक्षस राजा उरीम पर उड़ने वाले मानव जैसे सैनिकों ने हमला किया था। राक्षस राजा नागरिकों के बचने तक उन्हें रोके रहा, पर अंत में मारा गया। बुरी खबर,
पता चला कि उरीम नामक एक और राक्षस राजा पर उड़ने वाले मानव सैनिकों ने हमला किया। राजा ने नागरिकों को बचाया, पर इस प्रयास में अपना जीवन दे दिया। वर्मिलियो चिंतित है कि वे राजधानी पर हमला कर सकते हैं और सोचती है मनुष्यों ने कैसी शक्ति हासिल की। इसके बाद वह एक जासूस को उरीम के महल की जानकारी जुटाने भेजती है। इधर हान अगले दौर के लिए घातक बाधाओं वाली घुड़दौड़ का सुझाव देता है। हेल्क को हराने के लिए वह घोड़े की जगह एक छोटे कुत्ते पर सवारी करवाता है। वर्मिलियो चिंतित है कि लोग हेल्क के प्रति अन्याय देखेंगे, पर वे उतने ही भोले निकले जितनी दादी फोन पर नाइजीरियन से मुफ्त छुट्टी जीतने पर। दौड़ शुरू होती है और सब हेल्क को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि उसका कुत्ता मोटे वीर केक के नीचे सांस लेने के लिए जूझता है। उद्घोषक अन्य प्रतियोगियों पर ध्यान देने लगती है, क्योंकि हेल्क कुत्ते पर कोलिजियम से भी नहीं निकल पाता। वीरवध के जाल कई राक्षसों के लिए कठिन साबित होते हैं, फिर भी कुछ उनमें से अधिकांश को पार कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि वे वास्तव में जीतेंगे, जिनमें केनरोस और हुरा शामिल हैं। तभी एक धमाका सुनाई देता है और हेल्क सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है, खुद दौड़ते हुए। बीच में वह कुत्ते को उठा लेता है और पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देता है। वर्मिलियो कहता है कि यह धोखा है, क्योंकि यह घुड़दौड़ है, पर हान बताता है कि घोड़े की सवारी करते समय पैरों का जमीन छूना नियमों के खिलाफ नहीं है। हालांकि यह पागलपन लगता है, भीड़ का चहेता होने के कारण हेल्क फिर भी टॉप 4 में जगह बना लेता है। वर्मिलियो हान को धमकाता है कि अगर हेल्क जीता तो उसे भुना कबाब बना देगा, तो हान आखिरी पुल को विस्फोटकों से उड़ाने का फैसला करता है, हेल्क को भी फंसाने की कोशिश में। दुर्भाग्य से उसके कर्मचारी एनिमे हेटर्स से भी ज्यादा बेवकूफ निकलते हैं और पुल को बहुत पहले ही उड़ा देते हैं। हेल्क तो दूर, कोई भी वहां तक नहीं पहुंचता। जैसे ही रेस अपने अंत के करीब पहुंचती है, हम देखते हैं कि केनरोस अपनी गति पर घमंड करता है और हेल्क की रणनीति अपनाकर अपने घोड़े से कूदकर खुद दौड़ना शुरू कर देता है। हुरा तीसरे स्थान पर संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि हेल्क उसे पछाड़ते हुए केनरोस को 1 मिलीसेकंड से हराकर पहला स्थान हासिल कर लेता है। इसके साथ हम नए दानव राजा के लिए अंतिम 4 प्रतियोगियों तक पहुंच गए और वर्मिलियो गुस्से में पूरी जगह को जलाने का फैसला करती है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, इस्था आकर उसे बताती है कि उरीम के महल की जांच करने गए जासूस से खबर आई है। वह बताती है कि महल में लगभग 103 पंखधारी योद्धा तैनात हैं, जिनमें से एक उनका कमांडर है। वर्मिलियो कहती है कि पिछले दानव राजा ने हारने से पहले उनकी संख्या काफी कम कर दी होगी और सोचती है कि इस गड़बड़ स्थिति का क्या किया जाए। तभी दूसरा स्वर्गीय राजा असुदोरा शान से आता है और कहता है कि उसके पास एक ऐसा विचार है जो सारी समस्याएं हल कर देगा। उसने सोचा था कि वह बहुत घायल था और चल नहीं सकता, इसीलिए तो वह उसकी जगह काम कर रही थी। लेकिन जब वह मुड़ती है तो उसे मौत के करीब पट्टियों में लिपटा और खून से लथपथ देखती है, तो वह उसे आराम करने को कहती है, पर वह जोर देता है कि उसे उसकी योजना सुननी चाहिए। वह सुझाव देता है कि टूर्नामेंट का अंतिम दौर उरीम का किला जीतने की प्रतियोगिता हो और जो पंखधारी योद्धाओं के कमांडर को मारे वह अगला राक्षस राजा बने। वर्मिलियो चिंतित है कि अगर हेल्क वाकई दुश्मन निकला जैसा उसे शक है, तो वे पंखधारी योद्धाओं और उसके बीच फंस जाएंगे। पर असुदोरा कहता है कि वह गहरे हरे छल्ले बनाएगा जो राजधानी के बाहर भी अनुबंध लागू करेंगे, इससे वे हेल्क के साथ निश्चिंत रह सकेंगे। वर्मिलियो कहती है कि वह सावधानी के तौर पर प्रतियोगियों के साथ जाएगी। असुदोरा 5 दिनों में छल्ले बना लेता है। वर्मिलियो एक प्रशासनिक कर्मचारी एनी के रूप में भेष बदलती है और बाल छोटे कर लेती है। हमें चौथा प्रतियोगी भी दिखता है, दोर्श नाम का एक गंजा मिठाई प्रेमी राक्षस। इसके बाद वे सभी कैसल उरीम के लिए निकल पड़े और हमें ऑस्टर को मानव क्षेत्र में घूमते देखा, जो वहां के विषरहित वातावरण पर आश्चर्य कर रहा था। पता चला कि राक्षस साम्राज्य लगभग पूरी तरह एक ऐसे विष से ढका है जो स्थानीय पेड़ पौधों और जानवरों को भ्रष्ट कर राक्षसों में बदल देता है, जो मनुष्यों और राक्षसों दोनों पर हमला करते हैं। यहाँ तक कि एक राक्षस भी इस विष का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उनके सभी शहर एक मजबूत जादुई बाधा से ढके हैं जो विष को बाहर रखती है। हमारे महत्वाकांक्षी गीगा चार्ड पर लौटते हुए हम देखते हैं कि प्रतियोगी रास्ते में राक्षसों के झुंड से भिड़ जाते हैं। सभी अपने हथियारों से लड़ते हैं, जबकि दोर्श कहता है कि वह अपनी टाइप 2 विशेष क्षमता का इस्तेमाल करेगा जो उनके चारों ओर एक मजबूत बाधा बनाएगी। इस क्षमता को सक्रिय करने के लिए एक बीन खाना जरूरी है, जिसे दोर्श निगल लेता है और शक्ति जमा करने लगता है। लेकिन जब वर्मिलियो पूछती है कि बाधा बनाने में कितना समय लगेगा, वह कहता है कम से कम 20 मिनट, जिससे वह उसके निराशाजनक जवाब पर गुस्से से भड़क उठती है और वह सारे राक्षसों को जला देती है। फिर वे सभी दूसरी चौकी की ओर बढ़ते हैं जो एक बाधा से घिरा विश्राम गृह है। वहां पहुंचकर वर्मिलियो पिछली लड़ाई के बारे में सोचती है और ध्यान देती है कि हेल्क विष से प्रतिरक्षित है।
उसे उसकी असली पहचान पता है। फिर वे सब महल के पास एक चौकी तक जाने वाली सुरंग से निकलते हैं। रास्ते में वे कई राक्षसों से मिलते हैं। कैनरोज हर एक का परिचय देता है। वह तेज है पर बिना हथियार के बेकार। वे रास्ता साफ कर महल तक पहुंचते हैं पर एक नए जीव रूप से टकरा जाते हैं। ये अति शक्तिशाली राक्षस हैं जो विषैले स्थानों पर कभी कभी प्रकट होते हैं। कैनरोज जानता है कि यह क्या है और कहता है कि वह खुद इससे निपटेगा। वह उसकी ओर बढ़ता है। सब सोचते हैं वह तलवार चलाएगा पर वह मूर्ख सिर्फ एक लात से राक्षस को गिरा देता है और फिर जीत की मुद्रा में अपनी छोटी तलवार निकालता है। सब उसकी ताकत देख हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे महल की ओर आगे बढ़ते हैं। सुरंग से निकलते ही उन्हें वर्मिलियो का जासूस काशुकी मिलता है जो दीवार के पीछे छिपा था। वह बताता है कि महल में जाने का एक गुप्त मार्ग है जिसे खोलने के लिए एक विशेष वाक्यांश बोलना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह खुल जा सिम नहीं है। जासूस चला जाता है और बाकी सब महल में प्रवेश करते हैं। अंदर जाने से पहले हीरा अगला राक्षस राजा बनने का संकल्प लेती है। वह पंखधारी योद्धाओं के कमांडर को मारने का निश्चय करती है। वर्मिलियो अजुडोरा के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचती है। उसने बताया था कि उसने ही हेल्क को टूर्नामेंट की जानकारी दी थी जब उसने गहरा हरा अनुबंध बनाया था। काम खत्म करने के बाद वह समय बिताने थोर महल गया था जहां उसकी मुलाकात हुई। वह जानता था कि हेल्क खतरनाक है, इसलिए उसने जाल बिछाए, लेकिन सभी विफल रहे। वर्मिलियो सोचता है कि यह तब था जब हेल्क ने अजुडोरा को हराया और इस तरह उसे चोटें लगीं, लेकिन दरअसल वह बस लापरवाह था और अपने ही एक जाल में गिर गया। और जब उसने आंखें खोलीं तो वह पट्टियों से लिपटा बिस्तर पर था क्योंकि हेल्क ने उसे बचाया था। और तभी उसने उसे टूर्नामेंट के बारे में बताया। वर्मिलियो उस मूर्ख को देखता है और सोचता है कि वह स्वर्गीय राजा कैसे बना। वह मानता है कि अगर हेल्क चाहता तो उसे सीधे मौत के घाट उतार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसकी मदद भी की, जिससे वह उस पर राक्षस के मित्र के रूप में भरोसा करने लगा। राक्षस जाति का। इसके बाद वे महल के अंदर जाते हैं और दुश्मन कमांडर को देखते हैं जो 6 अन्य पंखधारी योद्धाओं के साथ है। तुरंत हीरा कूदकर सीधे कमांडर पर हमला करता है, जबकि कैनरोस और अन्य कई पंखधारी योद्धाओं से लड़ते हैं। हेल्क धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है, जबकि वर्मिलियो सोचता है कि क्या वह वाकई योद्धाओं से लड़ेगा या नहीं। तभी पंखधारी योद्धाओं का सेनापति आगे बढ़ा और तलवार से हीरा की एक बांह काट दी। सेनापति फिर आगे बढ़ा और उसका सिर लेने को तैयार हुआ, पर तभी हेल्क ने उसे ए दिल पुकार कर रोका। सेनापति मुड़ा और हेलमेट उतारा। एक कमजोर सा युवक दिखा, हेल्क की तरह सफेद बालों वाला। वे जागृति पर चर्चा करते हैं। पता चला कि मनुष्य रहस्यमय ढंग से विकसित होकर नायक बन गए हैं। हर लड़ाई से वे मजबूत होते जाते हैं और राक्षस साम्राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। तभी कई पंखधारी योद्धा उड़कर आए और उन्हें घेर लिया। एक ने वर्मिलियो पर हमला किया, पर उसने उसे जला दिया और कहा, इतनी ताकत है तो हम आसानी से जीत जाएंगे। यह सुनकर वर्मिलियो पसीने से तर हो जाता है। वह सोचता है कि पिछले नायक के जन्म को 255 साल हो चुके हैं और अब 2 नायकों का होना एक अजीब विसंगति है। क्या यह संभव है कि सभी मनुष्य नायक बन गए हैं? एडिल कहता है कि यह मानवों के लिए शांति के युग की शुरुआत है, क्योंकि वीर राक्षसों पर हावी हो रहे हैं। लेकिन तभी हीरा उठती है और एक निर्णायक प्रहार करती है। एडिल का एक पंख काट देती है। एडिल पीछे गिरता है और कहता है कि उसने उसका हाथ काटा था, पर वह कहती है कि हाथ कुछ मिनटों में वापस उग आते हैं। यह सुनकर राक्षसों सहित सभी एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वह पागल है या वे मूर्ख हैं। हमारी समझ बचाने के लिए वर्मिलियो बताता है कि हीरा अहोल्ड जनजाति की है, जिनमें अद्भुत पुनर्जनन क्षमता होती है। वह फिर उससे लड़ती है और उसका दूसरा पंख भी काट देती है, जिससे उसकी वीर शक्तियां कम हो जाती हैं। कमांडर के गिरने पर वर्मिलियो अन्य योद्धाओं को खत्म करने का फैसला करता है और अपनी बहुअग्नि आत्मा बुलाने की जुत्सु से उन्हें मूर्ख पतंगों की तरह मार गिराता है। हीरा कमांडर को खत्म कर नई राक्षस राजा बनना चाहती है, पर हेल्क उसका हमला रोकता है, जिससे लगता है कि वह मानवों के पक्ष में है। वह कहता है कि योद्धाओं को मारना गलत है, पर समझाने से पहले ही एक पंखायुक्त योद्धा एडिल पर गैरेन की तरह हमला करता है, जो उसके पेट को चीर देता है। सब भ्रमित होकर देखते हैं। तभी उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और वे सब महल के भूमिगत तहखाने में गिर जाते हैं। वहां उन्हें एक विशेष क्रिस्टल मिलता है जो आमतौर पर शहर को विषाक्त पदार्थों से बचाने वाली बाधा को समर्थन देने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन उसके ऊपर एक पोर्टल दिखाई देता है जिसके चारों ओर योद्धाओं की तलवारें हैं। वर्मिलियो बताता है कि मानव क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग कर टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाना चाहते थे, जो उन्हें राक्षस साम्राज्य से जोड़ता। लेकिन अब जब जादू विफल हो गया है तो पोर्टल अविश्वसनीय शक्ति से अपने आसपास की हर चीज को खींचने लगता है। गैरोश अंततः पोर्टल को तोड़ने में सफल होता है और पोर्टल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।
अपना अवरोध खड़ा करके सबकी रक्षा करता है, लेकिन पोर्टल की शक्ति धीरे धीरे उसे भी तोड़ने लगती है। वर्मिलियो कहती है कि वह बाहर जाकर क्रिस्टल नष्ट करेगी, जिससे पोर्टल बंद हो जाएगा, पर उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह फिर भी ऐसा करने का फैसला लेती है और बाहर निकलती है, पर जादू करने से पहले ही एक उड़ती लकड़ी उसके सिर पर लगती है और वह बेहोश हो जाती है। इससे वह कमजोर होकर पोर्टल की ओर खींचने लगती है, पर अंतिम क्षण में होश आने पर वह क्रिस्टल को चकनाचूर कर देती है। लेकिन इससे पोर्टल तुरंत गायब नहीं होता और वह फिर भी खींचती है, पर इससे पहले हेल्क उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन मूर्खता में वह खुद को किसी चीज से बांधना भूल जाता है और उसके साथ ही पोर्टल में खींच जाता है। पोर्टल के दूसरी ओर हम देखते हैं कि वर्मिलियो मानव दुनिया में जाग जाती है। वह किनारे पर फंसी हुई है, हेल्क के केप पर सो रही है, पर मानती है कि इसकी खुशबू अच्छी है। वह चारों ओर देखती है, सोचती है यह विशाल जलराशि क्या है, और समझती है कि यह वही समुद्र है जो उसने किताबों में देखा था, और सोचती है वह कहाँ है। पीछे जाकर वर्मिलियो के एनी बनने से पहले हम उसे असुदौरा से बहस करते देखते हैं, जो उसके बाल काटने का विरोध कर रहा है। वह कहता है अगर वह ऐसा करेगी तो उसकी लाश पर, तो वह कहती है ठीक है और उसे जला देती है, फिर अपने बाल कटवाती है। हमारी तेजस्वी स्वर्गीय रानी की ओर लौटते हुए वह आसपास घूमती है और सोचती है कि क्या वह महाद्वीप के किनारे पहुंच गई है। वह फिर इस जगह की सुंदरता की सराहना करती है और यह कि यहाँ कोई जहरीले तत्व नहीं है। तभी उसे एक सिग्मा पुरुष के सिग्मा काम करने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करती है और हेल्क को एक पूरा घर बनाते हुए पाती है। फिर वह पीछे की झाड़ियों से सरसराहट सुनती है और एक बोलने वाले पक्षी जैसे प्राणी से मिलती है जो उसका अभिवादन करता है। वह उसे चुप रहने को कहती है, पर फिर हेल्क को पीछे बैठा देखकर डर जाती है। वह बताता है कि वे मुख्य महाद्वीप से दूर एक द्वीप पर हैं और उसने बारिश से बचाव के लिए यह घर बनाया है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वह वर्मिलियो को लकड़ी की तरह उठाकर घर के अंदर ले जाता है, क्योंकि वह जाने से मना करती है। जल्द ही बारिश रुक जाती है और वे दोनों नन्हे पक्षी के साथ बाहर निकलते हैं। इस बीच असुडोरा महाद्वीप का नक्शा निकालता है और वर्मिलियो के बालों से बनाई जादुई गुड़िया से उसका स्थान खोजता है। वह जादू करता है और गुड़िया हिलने लगती है, पर आश्चर्यजनक रूप से वह नक्शे से बाहर जा गिरती है। असुडोरा अपनी वर्मिलियो चान की चिंता करने लगता है, क्योंकि वह सांझी की तरह एक सिंप है, और सोचता है कि उसे वापस कैसे लाए। नक्शे के दूसरी ओर इस्था एक पहाड़ी पर बैठकर मानव मुख्यालय की जासूसी करते हुए एस्टा को स्थिति बताती है। द्वीप पर वर्मिलियो अपनी स्थिति पर विचार करते हुए मछली पकड़ने का निर्णय लेती है, पर उसका चारा खा जाने वाली मछली खो जाती है। उसे दुखी होने से बचाने के लिए हेल्क पानी में कूदता है और एक अजीब समुद्री बकरी लेकर आता है, कहते हुए कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ी है। वर्मिलियो कहती है कि वह चीज मछली भी नहीं है, उसकी पकड़ी हुई तो बिल्कुल नहीं, और पूछती है कि उसे यह चीज कहां से मिली, जिस पर हेल्क कहता है कि उसने इसे समुद्र के तल पर चलते हुए पाया। अगली सुबह वर्मिलियो को एक मोटा गुलाबी व्यक्ति मिलता है जो उसे आधा खाया हुआ नाश्ता लाता है, बिल्कुल मेरे उबर ईट्स ड्राइवर की तरह। वह उससे पूछती है कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है। वह कहता है कि वह उसके साथ यात्रा करने वाले महान व्यक्ति का उपकार लौटा रहा है। वर्मिलियो फिर उससे अपने गांव ले चलने को कहती है और सोचती है कि सभी लोग अजनबियों का इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं। लेकिन पता चला कि केवल बर्डी और उबर ईट्स ड्राइवर ही गांव के मूर्ख हैं, बाकी सब उनसे सावधान हैं। वहां वह बर्डी से मिलती है जो कहता है कि वह बूढ़ी औरत जैसी महकती है और बताता है कि हेल्क जहाज बना रहा है। यह सुनकर वर्मिलियो सोचती है कि हेल्क को महाद्वीप का रास्ता मिल गया होगा और उसे खोजने दौड़ पड़ती है। अंत में वह हेल्क को कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते देखती है, लेकिन कुल्हाड़ी पहले टूट जाती है। फिर वह स्टेरॉइड पर चढ़े ब्रूस ली की तरह अपने हाथों से लकड़ी काटना जारी रखता है। वह पूछती है, पर वह कहता है कि उसने सोचा वे बाद में इस बारे में सोचेंगे, इसलिए पहले नाव बनाई। फिर वह विशाल लट्ठों से एक अस्थायी बेड़ा बनाता है, जिससे वर्मिलियो उसके जहाज निर्माण कौशल पर हैरान होती है। वह कुछ ऋणों की जांच करती है और सोचती है कि वे परिचित क्यों लगते हैं, लेकिन तभी गांव का मुखिया काली हुडी पहने उनके पास आता है और कहता है कि वह चाहता है कि वे एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उनके साथ गांव वापस जाएं। फिर प्रमुख उन्हें जंगल में ले जाता है और वे जल्द ही खुद को हुड वाले लोगों से घिरा पाते हैं। वर्मिलियो सोचता है कि उन पर हमला हुआ, पर वे गांव वाले थे जो हेल्क के साथ उन्हें स्वागत पार्टी देने आए थे। पार्टी में वर्मिलियो प्रमुख से जानता है कि एक महान जादूगरनी पहाड़ पर द्वीप में रहती है। वह अपनी जगह को बड़े अवरोध से घेरती है, पर कभी कभी गांव आती है। वह बताता है कि वह महाद्वीप का रास्ता जानती होगी और उन्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। इसके साथ वर्मिलियो अगले 2 दिन ग्रामीणों और हेल्क के साथ आराम करती है। वह हेल्क से दिल की बात करती है, जो कहता है कि राक्षसों ने उसे अपनाया, जिसके लिए वह आभारी है। वह कहती है कि हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं और उसे अच्छे लोग मिले। वह कहता है यह सच है, पर वह आभारी है क्योंकि अकेले रहना बहुत दर्दनाक होता है। वह यह भी बताता है कि वह आदमी पहले से
इदिल वास्तव में उनका पूर्व साथी था और वे सब कुछ साथ करते थे, लेकिन फिर यह जागृति शुरू हुई और मनुष्य मानव राजा के कठपुतली बन गए। वे अब इस ग्रह पर कीट हैं और उन्हें एकमात्र सच्चे मानव के रूप में उनसे छुटकारा पाना चाहिए। दानव साम्राज्य में हुरा और अन्य कैसल उरीम को वापस लेने की कोशिश कर रहे पंखधारी योद्धाओं से लड़ रहे हैं। उन पर नए पंखधारी योद्धाओं का हमला होता है, लेकिन हान और अन्य जल्द ही उन्हें बचाने आ जाते हैं। वे योद्धाओं को सूखे पेड़ों वाले खुले मैदान में ले जाते हैं और असुदोरा से मिलते हैं, जो अपना गुस्सा छिपाने के लिए मूर्खतापूर्ण मुखौटा पहने हैं। पता चलता है कि असुदोरा इस दुनिया का हाशीराम है, जो अपने लकड़ी जुत्सु से पेड़ों को नियंत्रित कर सभी पंखधारी योद्धाओं को वश में करता है। वे सोचते हैं कि वह राक्षसों का सरदार है, लेकिन वह बताता है कि वह सिर्फ 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक है और कई अन्य लोग हैं। साम्राज्य में जो खाद्य श्रृंखला में उससे बहुत मजबूत और ऊंचे हैं, वह उन्हें आत्मसमर्पण का विकल्प देता है, पर वे मना करते हैं। एडिल की तरह नए शूरवीर आते हैं और अपने साथियों को मार डालते हैं। मरने से पहले वे बताते हैं कि उनके लिए मौत नहीं है, वे तुरंत जी उठेंगे और हर लड़ाई से मजबूत होंगे। उनका असली मकसद है ताकत बढ़ाना, जब तक वे अजेय न हो और पूरी दुनिया पर राज न करें। इसके साथ उनकी लाशें जादुई रोशनी में बदलकर हवा में गायब हो जाती हैं। दूसरी ओर एस्टा पुष्टि करता है कि सभी मनुष्य राजा के पास जादू से बुलाए गए थे। असुदोरा वहीं बैठक बुलाता है और रोकोको से सैन्य वितरण का चार्ट मंगवाता है। हमें पता चलता है कि दानव साम्राज्य की ज्यादातर सेनाएं उत्तर में हैं, जहां खतरे का स्तर SSS तक पहुंच गया है। दक्षिण और पश्चिम रैंक C पर हैं, जबकि पश्चिम के मनुष्य सबसे कमजोर होने के कारण आमतौर पर E रैंक पर होते हैं। हालांकि ये तब होता है जब उनके बीच कोई नायक नहीं होता, लेकिन अगर सभी नायक पंखधारी योद्धा बन गए हैं तो उनका खतरा स्तर रैंक C तक पहुंच सकता है। वह हीरा से पुष्टि करता है कि योद्धाओं का औसत स्तर लगभग 30 है, जबकि कमांडर का स्तर 35 हो सकता है। वह बताता है कि उनकी पुनर्जीवन शक्ति एक मजबूत मंत्र से आती है, जो उसके गहरे हरे अनुबंध जैसी है, पर बड़े पैमाने पर और अधिक शक्तिशाली। वह सबको बचाव मजबूत करने और मनुष्यों को मारने के बजाय पकड़ने का आदेश देता है, ताकि वे और मजबूत न हो सकें। इसके अलावा वह उन्हें वर्मिलियो को खोजने के लिए बचाव दल भेजने को कहता है, पर यह मुश्किल है क्योंकि उन्हें उसका स्थान नहीं पता। हमें पता चलता है कि हीरा एस्था की दोस्त है और उसने एस्टा को प्रशिक्षित किया, जबकि सब मनुष्यों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में व्यस्त है। जैसे यूडोरा हान के साथ कैसल उरीम के तहखाने में जाता है और कहता है कि वह अपनी शक्तियों से एक छोटा पोर्टल बनाएगा, जिससे वे उस जगह कुछ सामान भेज सकें जहां वर्मिलियो और हेलक हैं। वह एक पत्र और कुछ चीजें तैयार करता है जो वर्मिलियो को दानव साम्राज्य की दिशा बताएं। फिर पोर्टल बनाने के लिए अपनी सारी जादुई शक्ति लगा देता है। वे सामान भेजने में सफल होते हैं, लेकिन इससे यूडोरा की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। दुर्भाग्य से बर्टी को दिशा बताने वाला उपकरण मिलता है, जो बेकार लकड़ी जैसा दिखता है और वर्मिलियो के लिए पत्र और मूर्ख पक्षी होने के कारण वह सब कुछ उस आग में डाल देता है जिसमें वर्मिलियो दिन का खाना पका रहा था। अगले दिन वर्मिलियो पहाड़ी पर सेब खाते हुए हेल्क को मूर्ख पक्षी और पत्थर गधे के साथ खेलते देखता है। तभी भूखा उबर ईट्स ड्राइवर आकर बताता है कि महान जादूगरनी गांव में थी। यह सुनकर वर्मिलियो और हेल्क गांव मुखिया के घर भागते हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी। पता चला कि उबर ईट्स ड्राइवर रास्ते में सो गया और उन्हें जादूगरनी के बारे में बताना भूल गया। सौभाग्य से मुखिया ने जादूगरनी को उनके बारे में बताया था और वह मदद करने को तैयार थी। यह सुनकर वर्मिलियो और हेल्क बर्टी के पीछे पहाड़ पर दौड़ पड़ते हैं। वे अंततः महान जादूगरनी से मिलते हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से वर्मिलियो जैसी दिखती है। वह निकलती एक शक्तिशाली राक्षस और उन्हें उस महाद्वीप की दिशा बताती है जहां से वे आए थे, यह सुझाव देते हुए कि ग्रह पर अन्य महाद्वीप भी हैं जिनके बारे में वर्मिलियो और महाद्वीप के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। वह बताती है कि समुद्र की मोटी धुंध में रास्ता दिखाने के लिए उन्हें क्रॉसटैक नामक एक समुद्री राक्षस की मदद चाहिए होगी। वह कहती है कि ऐसा एक मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वे समुद्र तल पर चलते हैं, और उन्हें उस जानवर की तस्वीर दिखाती है। यह वही समुद्री बकरी जैसा जीव निकलता है जिसे हेलक ने पहले पकड़ा था। यह सुनकर हेलक समुद्र में कूद जाता है और उनमें से 3 को पकड़ लेता है। डायन कहती है कि उन्हें एक अच्छी नाव भी चाहिए और उन्हें एक जादुई मोटर देती है जो नाव चलाने में मदद करेगी। वह वर्मिलियो को हेलक के अंदर छिपे अंधेरे के बारे में चेतावनी देती है और उसके पास सावधान रहने को कहती है। इसके बाद हेलक और गांव वाले अगले कुछ दिन नाव बनाने में बिताते हैं और आखिरकार उनके जाने का समय आता है। वे सबको धन्यवाद देते हैं, अलविदा कहते हैं और अंत में महाद्वीप की ओर रवाना हो जाते हैं। जब वे द्वीप से कुछ दूर होते हैं, बर्ड ब्रेन, जिसका असली नाम पीवी है, एक बैरल से निकलकर बताता है कि वह भी उनके साथ जाएगा। उसके साथ डायन का एक पत्र भी है जो वर्मिलियो को शांत रहने और आराम करने की सलाह देता है। वर्मिलियो कहती है कि वह इस कमजोर पक्षी को वापस नहीं ले जाएगी और मुड़ने का फैसला करती है, लेकिन तभी एक विशाल क्रैकन उन पर हमला करता है और वर्मिलियो जादुई मोटर का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से भगा ले जाती है, जादुई मोटर से। इसके बाद वे कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करते हैं और द्वीप तक पहुंचने के लिए क्रैकन का इस्तेमाल करते हैं।
धुंधले खंडहरों से गुजरने के लिए क्रॉस टैग। एक रात वे एक भंवर में फंस जाते हैं। वर्मिलियो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर क्रैकन राक्षस हमला करता है और स्थिति गंभीर हो जाती है। हेल्क राक्षस से लड़ने का फैसला करता है और वर्मिलियो को नाव निकालने को कहता है। वह क्रैकन पर कूदकर मुक्के मारता है, पर राक्षस की रबड़ जैसी त्वचा शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित है। वह हेल्क को केचप की बोतल की तरह निचोड़कर समुद्र की गहराई में ले जाता है। वर्मिलियो चिंतित होती है, पर नाव को किनारे तक ले जाने पर ध्यान देती है। वह आश्चर्यचकित होती है जब हेल्क को किनारे पर गोल चिन्ह के साथ खड़ा देखती है। वह पूछती है कि वो उससे पहले तट पर कैसे पहुंचा। वह कहता है कि राक्षस को हराकर बस तैरता रहा और अचानक किनारे पर था। वर्मिलियो इस पर ज्यादा नहीं सोचने का फैसला करता है और उसे यात्रा जारी रखने को कहता है, लेकिन यह योजना जल्द ही रुक जाती है क्योंकि कुछ कमजोर राक्षस लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग अरल के पूर्व राज्य के सैनिक निकलते हैं जो टोथमैन जनजाति के 50 लोगों के समूह से हार गए थे। तब से टोथमैन राजा ने उन सभी को अपने शाप के अधीन कर दिया है। इस शाप ने उन्हें कुरूप राक्षस बना दिया है और वे राजा की अवज्ञा करने में असमर्थ हैं। वे राजा के आदेश पर नए लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें भी शापित करके अपनी सेना बढ़ाते हैं। हेल्क और वर्मिलियो मजे के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और बाद में एशियाई पेरेंट स्टाइल के थप्पड़ों से टोथमैन राजा को हरा देते हैं। वे बचाए गए लोगों से इनाम पाकर राक्षस साम्राज्य का नक्शा खोजने की उम्मीद में अगले बड़े राज्यों की ओर बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें पता चलता है कि दोनों राज्य मूर्खतापूर्ण युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट कर चुके हैं। रास्ते का एक व्यापारी उन्हें किस्मत आजमाने के लिए अगले कस्बे में जाने की सलाह देता है। वे वहां जाकर दानव महाद्वीप का नक्शा ढूंढते हैं, पर उसकी कीमत 50,000 लीन है जो उनके पास नहीं है। उनके पास केवल 25,000 लीन के आसपास है। वे और पैसे कमाने के लिए एक बड़ी रसोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जो चीनी सोमा जैसी लगती है। कुछ पागल खाना पकाने के बाद हेल्क जीत जाता है और वे 30,000 लीन जीतते हैं। वे नक्शा खरीदते हैं, पर उस पर साम्राज्य केवल एक छोटे से स्याही के धब्बे के रूप में दिखाया गया है। फिर भी यह उन्हें चलने की दिशा देता है, इसलिए वे इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि उन्हें ठगा गया और वे अगले आने वाले राज्य की ओर बढ़ते हैं। हालांकि एक स्थानीय गायक उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देता है, कहता है कि अगले राज्य के खंडहरों में अंधकार का एक योद्धा रहता है, लेकिन महान वीर होने के नाते हमारा समूह सीधे आगे बढ़ता है। संक्षेप में, अंधकार का योद्धा गायिका का बड़ा भाई निकलता है और काले जादू से भ्रष्ट होने के बाद उसकी आत्मा इस लोक को छोड़ने में असमर्थ थी। हेल्क और वह व्यक्ति घंटों तक लड़ते हैं क्योंकि योद्धा अजेय है, लेकिन यह हेल्क को उन्माद में भेज देता है जब वह योद्धा को अपने दोस्तों की ओर तलवार तानते देखता है और वह पागल होकर मुक्कों और कॉम्बो की बौछार कर देता है। योद्धा को अंधेरे की उदासी के ढेर में बदल देता है। यह देखकर वर्मिलियो को याद आता है कि महान जादूगरनी ने उसे हेल्क के अंदर मौजूद अंधकार और उसके अकेलेपन के दर्द के बारे में क्या बताया था। वो उसे नाम चिल्लाकर होश में लाती है, जैसे सकुरा नारुतो को। योद्धा लड़ना बंद करता है जब बर्डी वही गाना गाती है जो उसकी बहन गुनगुनाती थी। योद्धा होश में आता है और हेल्क को अपनी शापित तलवार देता है जो टूटने पर खुद को ठीक कर लेती है। दूसरी ओर मनुष्य कैसल ओरीम पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, पर असुदोरा उन्हें पीछे धकेल देता है। तैयारी के बाद वे अपना बचाव करते हैं और कैसल थोर में मनुष्यों से फिर लड़ते हैं। एडेल और अन्य पंखधारी योद्धा जिन्हें असुदोरा ने हराया था, हुरा और अन्य राक्षसों से लड़ते दिखते हैं। हिरुआ देखता है कि एडेल तेजी से मजबूत हुआ है, पर युद्ध अभी भी राक्षसों के पक्ष में है। असुदोरा वर्मिलियो की तलाश में जुट जाता है। वह फिर से बाल गुड़िया जादू करता है और आश्चर्य से देखता है कि वर्मिलियो अब पीछे दिखाई दे रही है। सब खुश हो जाते हैं और वह क्षेत्र का विस्तृत नक्शा मंगवाता है ताकि उसका सटीक स्थान पता लगाया जा सके। दूसरी ओर वर्मिलियो और अन्य लोग रेगिस्तान पार करने के लिए ऊंट लेते हैं और हेल्क और वर्मिलियो के शानदार नृत्य की वजह से छूट पर एक शानदार होटल में ठहरते हैं। उनके जबरदस्त डांस मूव्स की वजह से यात्रा अच्छी चल रही है। एक रात कैंप में हेल्क वर्मिलियो को अपनी टूटी तलवार हीरो स्लेयर के बारे में बताता है। वह कहता है कि टूटी होने के बावजूद इसमें अभी भी एक नायक को मारने की शक्ति है। वह चाहता है कि वर्मिलियो इसे रखे ताकि अगर वह बुरा बन जाए तो वह उसे खत्म कर सके। असुदोरा हिचकिचाती है क्योंकि वह हमारे गिगाचार्ड से जुड़ गई है, लेकिन वह जोर देकर तलवार दे देता है। वह कहता है कि वह अपने बचपन की कहानी सुनाएगा, फिर वह तय कर सकती है कि वह यह जिम्मेदारी लेना चाहती है या नहीं। वह बताता है कि वह छोटे भाई के साथ एक दूर के गांव में पैदा हुआ था। एक दिन राक्षसों ने हमला कर गांव तबाह कर दिया और माता पिता को मार डाला। अनाथ होकर उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी और वे हर पल राक्षसों का शिकार बन सकते थे।
अमेरिकी सपना साकार करने के लिए अपने भाई के साथ गोल्डन कैपिटल जाने का फैसला किया। लेकिन काल्पनिक दुनिया भी वास्तविक दुनिया जितनी ही बुरी है, जहां गरीब अनाथ झुग्गियों में रहते और कचरे की तरह व्यवहार पाते हैं। रईस उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं और वे रोज भूखे रहते हैं, अगले भोजन की चिंता में। इसके बावजूद हेल्क खाना पकाने जैसे घरेलू कौशल सीखता है और अपने भाई को पालने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन एक दिन क्लेस गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और लगता है कि वह मर जाएगा। हेल्क उसे पीठ पर लेकर घर घर मदद मांगता है, पर किसी को परवाह नहीं है। अंत में वह गिर पड़ता है और निराश होकर अपने भाग्य को कोसता है। तभी एक कुलीन लड़की आकर अपने पिता को मदद के लिए बुलाती है। इस लड़की का नाम शालामी है और उसके पिता रफीद एक कुलीन व्यक्ति हैं। वह बच्चों की देखभाल करने का फैसला करता है, लेकिन उन्हें अपने घर में नहीं लेता। वह युवा क्लेस को महान आर्शिमेकेरोस के पास ले जाता है, जो उसका मित्र है। अंततः लड़का स्वस्थ हो जाता है। हेल्क कुलीन के प्रति आभारी है। तब से उनका जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि शालामी अक्सर खेलने आती है और उनके प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखती। हम देखते हैं कि वर्षों से क्लेस और शालामी करीब आ रहे हैं और हेल्क इस रिश्ते को बढ़ावा देता है। 15 साल बाद क्लेस अब एक कुलीन नाइट कमांडर है, जो तीसरी पलटन का नेतृत्व करता है। उसने अपनी तलवारबाजी में बहुत मेहनत की है और राज्य का सितारा बन गया है। दूसरी ओर हेल्क ने क्लेस के लिए ट्रिस्टन बनने का फैसला किया और अपने छोटे भाई की मदद के लिए मजदूरी करता है। वे राज्य के सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन वर्षों से राक्षस हमलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इतना कि हेल्क और कुछ अन्य मजदूरों को सेना में भर्ती करके अग्रिम मोर्चे पर भेजा जाता है। यह वह जगह है जहां हेल्क एडेल से दोस्ती करता है और वे मिलकर कई राक्षसों को हराते हैं। हेल्क एक नए जीवन रूप को हराता है और उसे लगता है कि उसे भी नायक का आशीर्वाद मिला हो सकता है। एक मुठभेड़ में वे एलिसिया नाम की एक भाड़े की सैनिक से मिलते हैं, जो पवित्र तलवार से राक्षसों को मारकर लोगों की रक्षा करती है। हेल्क और एडेल उनके मिशन में शामिल हो जाते हैं और लंबे समय तक साथ लड़ते हैं। एक दिन मानव राजा घोषणा करता है कि ये राक्षस राजा द्वारा भेजे गए हैं और उसे हराने से समस्या हल हो जाएगी। वह क्लेस को बुलाकर उसे शूरवीर झेल और महान आर्शिमेकेरोस की मदद से राक्षस राजा को हराने का काम सौंपता है। क्लेस अपने साथियों के साथ महल 4 में जाता है और वे अंततः राक्षस राजा को हरा देते हैं। लेकिन क्लेस गंभीर रूप से घायल होकर लौटता है। सभी जीत पर खुश होते हैं, उम्मीद करते हुए कि अब आखिरकार शांति कायम होगी। लेकिन राक्षसों के हमले फिर भी नहीं रुकते। राज्य के लोग सोचते हैं कि क्लेस और अन्य ने उन्हें धोखा दिया और राक्षस राजा से भाग गए, इसलिए वे उन्हें कोसने लगे। एलिसिया हेल्क को देखती है, गुस्से में आकर उसे शांत रहने को कहती है, पर वह कहता है कि हो सकता है राक्षस राजा जिंदा हो गया हो। उसे नहीं लगता क्लेस और अन्य झूठ बोल रहे हैं, लेकिन राक्षस राजा के महल की दिशा से राक्षस आ रहे हैं। यह पूरी तरह संभव है कि राक्षस राजा किसी तरह बच गया हो। वह गंभीर मुद्रा में कहता है कि वह खुद जाकर राक्षस राजा को हराएगा। फिर वह महल 4 की ओर बढ़ता है और वहां टहल रहे अजुदोरा से टकरा जाता है। पहले हेल्क उसे राक्षस राजा समझकर लड़ने लगता है, लेकिन अजुदोरा उसे कुछ देर रोक लेता है। लड़ाई के दौरान हेल्क पूछता है कि वह राक्षसों को क्यों भेज रहा है, लेकिन अजुदोरा कहता है कि राक्षस उन्हें नहीं भेज रहे और राक्षस राजा थोर ने उन्हें यह बताया होगा जब उन्होंने उस पर हमला किया था। यह सुनकर वे दोनों परिचय देकर भ्रम दूर करते हैं और हेल्क को एक राक्षस साम्राज्य के अस्तित्व का पता चलता है, जो मानव इतिहास में भुला दिया गया था। वह और अजुदोरा लंबी बातचीत करते हैं, जहां वह एक समय के बारे में बताता है जब राक्षस और मनुष्य दोस्त थे। अपने एक पुराने मानव मित्र को याद करते हुए अजुडोरा हेल्क को बताता है विष के बारे में, जो राक्षस पैदा करता है और कैसे वे उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब दानव राजा गिर गया है तो क्षेत्र के राक्षस बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। फिर वह टूर्नामेंट के बारे में बताता है, कैसे वे नए दानव राजा की भर्ती कर रहे हैं और उसे भेज देता है। हेल्क मानव साम्राज्य लौटता है ताकि सभी को राक्षस साम्राज्य और उनकी मैत्री की इच्छा के बारे में बता सके, लेकिन उसके आतंक में राज्य की रक्षा पंक्तियां एक विशाल राक्षस हमले से तबाह हो गई प्रतीत होती हैं। यह वह पल है जब वह पहली बार अपने भीतर एक विशाल अंधकार महसूस करता है, जो क्रोध बनकर बाहर आना चाहता है और उसे तांडव मचाने पर मजबूर करता है। लेकिन वह खुद को रोकता है और भाड़े के सैनिक समूह में अपने दोस्तों की सुरक्षा जांचने दौड़ता है और उन्हें सुरक्षित पाकर राहत महसूस करता है। वे उसे बताते हैं कि कुलीन लोग अपनी घटिया हरकतें कर रहे हैं और आम लोगों को ढाल बना रहे हैं, और कैसे एलिस और ईडन ने सबकी रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया। फिर वे उसे दोनों की जांच करने को कहते हैं ताकि वे उसके बारे में निश्चिंत हो सकें। हेल्क उन्हें खोजने निकलता है, पर राज्य द्वारा 3 राक्षसों के सार्वजनिक वध में फंस जाता है। वह असहाय राक्षसों का बचाव करने की कोशिश करता है और उनके सामने खड़ा होता है जब लोग पत्थर फेंकते हैं। यह समझाने की कोशिश करता है कि राक्षस बुरे नहीं हैं, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। और तभी रोफिड आ जाता है और हेल्क को बताता है कि राक्षस अपना असली रूप छिपा रहे हैं। और जैसे ही वह यह कहता है, हेल्क के पीछे के राक्षस विशालकाय दानवों में बदल जाते हैं और तांडव मचाने लगते हैं। हेल्क उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है, तभी 3 नकाबपोश मजबूत व्यक्ति महल से कूदते हैं और दानवों को हरा देते हैं। रोफिद कहता है कि वे हेल्क और क्लेस जैसे जागृत वीर हैं और उनके साथ होने से मानव जाति को आखिरकार शांति मिलेगी, जागृत वीरों के राज्य की रक्षा करने से।
राज्य में कुछ समय के लिए शांति आती है, पर इस दौरान हेलक अपने घायल और बेहोश भाई से नहीं मिल पाता। एक दिन हेलक असुडोरा से मुलाकात के बारे में एडिल और एलिस को बताने का फैसला करता है। अनजाने में एलिस को डेट पर ले जाने के लिए मान जाता है, पर इससे पहले नाइट कमांडर जेल आता है और हेलक से मदद मांगता है। वह बताता है कि जागृत नायक मानव जाति के लिए विनाशकारी होंगे और वे वास्तव में मृत्युदंड के अपराधी हैं, जिन पर मानव प्रयोग किया गया था मकारोस और रोफोर्ड द्वारा राजा के आदेश पर क्लेस के नायक कारक का उपयोग करके। वह कहता है कि जागृत होने पर वे अपनी इच्छा खो देते हैं और राजा के कठपुतली बन जाते हैं। वह बताता है कि उनका असल लक्ष्य सभी को जागृत नायक बनाकर रईसों के लिए नई दुनिया बनाना है। यह सुनकर एलिस और एडिल बातचीत में शामिल होकर कहते हैं कि इसे रोकना होगा। जेल कहता है कि क्लेस को बचाना और राजा को हटाना होगा। इसी के साथ योजना शुरू होती है। वे एक रात महल में घुसपैठ करके क्लेस के कक्ष तक पहुंचते हैं। वे उसे जादुई सर्किट वाले कमरे में एक कुर्सी पर बेहोश पाते हैं। अंदर जाते ही कमरा जगमगाता है और वे ऊपर बैठे सीनेटरों और राजा को देखते हैं। मकारोस भी आता है और वे क्लेस को सभी गद्दारों, अपने भाई समेत, को मारने का आदेश देते हैं। क्लेस उनके जादू के वश में आकर हेलक से लड़ना शुरू कर देता है। हेलक उसे समझाने की कोशिश करता है, पर व्यर्थ। वह तलवार से घायल हो जाता है। तभी एलिस कूदकर क्लेस पर वार करती है, जिससे वह गिर जाता है। हर कोई चकित रह जाता है और पता चलता है कि उसकी पवित्र तलवार नायकों को मारने की शक्ति से युक्त है। मकारोस इसे नायक हंता पहचानता है, छाया जादू से आक्रमण करता है और अलाइव को बिजली के जादू से झटका देता है। फिर वह तलवार का इस्तेमाल हेलक को भी घायल करने के लिए करता है। हेलक अपनी बची हुई पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी क्लेस खड़ा होता है और मानव राजा उसे अपने भाई को मारने का आदेश देता है। लेकिन क्लेस शाप से मुक्त हो चुका है। वह मकारोस से लड़ता है और नायक हंता को तोड़कर उसके हाथ काट देता है। वह राजा पर तलवार फेंकता है, पर राजा का मुखौटा उसे बचाता है और वह फिर क्लेस को आदेश देता है। क्लेस महसूस करता है कि वह फिर से नियंत्रण खो सकता है, इसलिए अंतिम प्रयास में वह अपने भाई के पास जाकर केवल परेशानी देने के लिए माफी मांगता है और नायक हंता के टूटे हिस्से से खुद को मार लेता है। अपने छोटे भाई को सामने मरते देख हेलक के अंदर वही अंधकार उठता है और वह टूट जाता है। वह हत्या के इरादे से भरी एक भयानक काली आभा छोड़ता है और कहता है कि वह सबको नष्ट कर देगा। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि उसके साथी भी डर जाते हैं और कोई उसे इस तरह क्रोधित नहीं देखना चाहता। जब स्थिति बिगड़ने लगती है, एलिस आकर उसे अपनी छाती से लगाकर शांत कर देती है। शक्तिशाली हेल्क भी इसका विरोध नहीं कर पाता और बच्चे की तरह रोने लगता है, अपनी सारी निराशा बाहर निकालते हुए। जैसे ही एड्रेनालिन कम होता है, वह फिर से कमजोर महसूस करने लगता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन यह उसके दोस्तों के लिए खतरनाक साबित होता है क्योंकि वे मुश्किल से हेल्क को लेकर वहां से बच निकलते हैं। कुछ देर बाद हेल्क एक गुफा में जागता है जहां एक टूटा हीरो स्लेयर और कुछ खाना है। वह बाहर निकलता है, तभी कुछ बाउंटी हंटर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों को पकड़ लिया गया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। वह उन सभी को बचाने का संकल्प लेता है और उन्हें बचाने के लिए राजधानी की ओर कूच करता है। अपने रास्ते में वह कई जागृत योद्धाओं से लड़ता है और अनंत पुनरुत्थान के बारे में जानता है। वह ठीक समय पर पहुंचकर अलाइव को मैडम नेकलेस बनने से बचा लेता है। वह उसे मंच से उठाकर ले जाता है और रॉफिट से कहता है कि अगली मुलाकात में वह दुश्मन होने पर भी नहीं छोड़ेगा। तभी आसमान से अजीब बर्फ गिरने लगती है। हेल्क लौटकर एलिस को बताता है कि वे दानव साम्राज्य में रहेंगे। अलाइव मान जाती है, लेकिन फिर आसपास के लोगों के साथ कुछ अजीब होने लगता है। रॉफिट बताता है कि सबको जागृत सैनिक बनाने की योजना सफल रही और यह बर्फ जादू के सक्रिय होने का संकेत थी। बस ऐसे ही आसपास के सभी लोग अधूरे पंखों वाले योद्धाओं में बदलने लगते हैं। एलिस भी प्रभावित होती है। हेल्क उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वह उसकी बाहों में ही योद्धा बन जाती है। लेकिन इससे पहले वह उससे अपने वध की भीख मांगती है तलवार से, पर हेलक ऐसा नहीं कर पाता। वो उससे बस मुस्कुराने को कहती है क्योंकि यह उसके लिए सबसे अनमोल चीज है। हेलक रोता है, अपना दुख पीता है और उसके लिए मुस्कुराता है। फिर वो राजधानी लौटता है और राजा व मेक्रोस को हराने का फैसला करता है, पर वे बताते हैं कि एक बार शुरू होने पर प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता, चाहे वह उन्हें मार भी दे। हेलक फिर भी लड़ता है और पता चलता है कि उन्होंने उसके भाई की लाश का इस्तेमाल किया था। वह गुस्से में चिल्लाता है, पर रोफिट और मैक्रोस उसे राक्षस साम्राज्य भेज देते हैं। दूसरी ओर जब हेलक आंखें खोलता है तो केनरोस उसका स्वागत करता है। केनरोस एक दयालु राक्षस है जो उसे अपने गांव ले जाकर ठीक होने में मदद करता है। गांव के लोग भी अच्छे निकलते हैं, जो हेलक को राक्षसों के प्रति गर्म कर देता है और इस तरह वह नए राक्षस राजा चुनाव प्रतियोगिता में पहुंच जाता है।
उसके बाद वह वर्मिलियो को तलवार सौंपता है और कहता है कि वह पहले असुडोरा को देना चाहता था क्योंकि वह स्वर्गीय राजा है, पर मिल नहीं पाया, इसलिए अब उसे दे रहा है। वह तलवार लेती है और बताती है कि वह एनी नहीं बल्कि वर्मिलियो द रेड है, 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक, और उसके लक्ष्य पूरे करने में मदद करेगी। लेकिन इसके लिए उसे मरने के लिए नहीं, जीने के लिए लड़ने का वादा करना होगा। सब खत्म होने पर वह साम्राज्य में रह सकता है। इसके बाद वे दोनों साम्राज्य की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और रास्ते में एक ट्रेन भी पकड़ते हैं। इस बीच असुडोरा वर्मिलियो को संदेश भेजता है कि वह राज्य न लौटकर मानव क्षेत्र के दक्षिण में जाए, क्योंकि उनका मिशन मानव राजा को हराना है। मानव साम्राज्य में एस्टा हमेशा की तरह जासूसी कर रहा है और साम्राज्य को जानकारी दे रहा है। एक दिन वह गंदी घटनाओं में फंस जाती है और मुश्किल से पंखधारी योद्धाओं से बच निकलती है। इस प्रक्रिया में वह एक बैंगनी बालों वाली लड़की के कमरे में पहुंच जाती है, जो हेल्क और क्लेस की मित्र तथा रोफिड की बेटी शालामी निकलती है। वह सतर्क नहीं है और एस्टा के बारे में कोई बुरा विचार नहीं रखती। वह अपनी उपस्थिति छिपाती है और यहां तक कि नाश्ता भी देती है अगर एस्टा बाहरी दुनिया के बारे में बताने का वादा करे। एस्टा को आखिरकार कॉफी पीने का मौका मिलता है और वह अपनी बहन को सब बताती है, उसकी सुरक्षा की जानकारी देती है। वह दक्षिण में कैसल शिन पर मनुष्यों के हमले की योजना भी बताती है, जिससे उन्हें पहले से तैयारी करने में मदद मिलती है। कुछ दिनों बाद झेल और अन्य पंखधारी योद्धा कैसल उरीम पर हमला करते हैं। हजारों नए जीवों को बुलाकर महल पर आक्रमण करवाते हैं। हालांकि एस्टा की जानकारी के कारण वे उनके खिलाफ अपना पक्ष मजबूत रख पाते हैं। अजुडोरा भी अपने धनुर्धारियों के साथ आकर दानव राजा शिन की मदद करता है। उसी समय मैक्रोस एडेल और 20,000 उड़ने वाले योद्धाओं के साथ कैसल थॉर पर हमला करता है। वह कई कमांडरों को हराता है और हीरा को मौत के करीब लाता है, पर एडेल बीच में कूदकर उससे खुद लड़ने का फैसला करता है। मैक्रोस आगे बढ़ता है और महल के तहखाने में रखे क्रिस्टल से एक शक्तिशाली जादू करने की योजना बनाता है, लेकिन अचानक अजुडोरा वहां प्रकट होता है और उसे अपनी जादुई पेड़ की शाखाओं से घेर लेता है। पता चलता है कि वह पहले से ही इस योजना को जानता था और कैसल शिन में एक नकली अजुडोरा भेजकर खुद यहां मैक्रोस से निपटने के लिए रुका था। किसी कारण से मैक्रोस अजुडोरा को जानता है और हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले वह मानव सेना में एक साधारण सैनिक था। यह वो वक्त था जब अजुडोरा अपने कूल बॉय फेज में था। वो युद्ध भूमि पर हीरो किलर के रूप में जाना जाता था। उसने कई मानव राज्यों के हीरोज को हराया और हर किसी के दिल में डर पैदा किया। मैक्रोस अपने साथियों के शवों के नीचे छिपकर बच गया, लेकिन जहर से संक्रमित हो गया। किसी तरह वो जहर पर काबू पा गया और उसे नई दुनिया से एक शक्ति मिली जो अजुडोरा की तरह अमर युवा बनाती है। वो कहता है कि उसने 500 साल से ज्यादा ट्रेनिंग की है और वही था जिसने असल में थॉर और उरीम को हराया था। फिर वे एक शानदार लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अजुडोरा अभी भी आर्श से ज्यादा ताकतवर लगता है। हालांकि मैक्रोस ने कभी अकेले उसे हराने की योजना नहीं बनाई थी। वो एक जादू का इस्तेमाल करके पंखधारी योद्धाओं की मुहर तोड़ देता है और उन्हें उन्मत्त राक्षसों में बदल देता है, जो युद्ध का रुख उनके पक्ष में कर देता है। अजुडोरा अपने साथियों की चिंता करता है। वह हान को बुलाकर सबको कैसल उरीम वापस लाने को कहता है। फिर वह अपने पेड़ जादू से युद्ध क्षेत्र में सबकी मदद करता है। मेकारोस इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है और एडेल को हीरा को महल से बाहर निकालते देखता है। पता चलता है कि वह उसे पसंद करता है और उसकी भावनाएं राजा के शाप को तोड़ने में मदद कर रही हैं। मेकारोस उनके सामने प्रकट होकर एक मंत्र से शाप तोड़ता है जो एडेल को राक्षस बना देता है। वह उसे अजुडोरा से लड़ने भेजता है, जो सबको बचाने में व्यस्त है। भ्रष्ट योद्धा एडेल उड़कर अजुडोरा से लड़ता है। हाथ बंधे होने के बावजूद अजुडोरा उसे हरा देता है। इस बीच एस्टा शालामी के साथ भागने की कोशिश करता है। शालामी बताती है कि वह हेलक और क्लेस को जानती है। लगता है उसे बाहर की स्थिति का पता नहीं। उसके पास वह बर्फ बनाने की शक्ति है जो जागृति शक्ति फैलाती है। एस्टा सोचता है कि वह युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण साबित होगी, तो वह उसके साथ भागने की कोशिश करती है, पर वे राजा के कक्ष में फंस जाते हैं जो ओस्टा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन रॉफिड आकर शालामी पर अपना नियंत्रण तोड़ता है और पंखधारी योद्धाओं को ओस्टा को पकड़ने का आदेश देता है, कहते हुए कि यह राक्षसों का अंत है। अगले दिन हम वर्मिलियो और हेलक को मानव साम्राज्य की ओर बढ़ते देखते हैं, लेकिन रास्ते में रॉफिड और कुछ पंखधारी योद्धा उन पर हमला कर देते हैं जब वे राज्य के बाहर हार्पी शिविर की ओर जा रहे थे। पता चलता है कि मैक्रोस भी स्थान पता लगाने वाला मंत्र इस्तेमाल कर सकता है और वह हेलक के खून का उपयोग करता है, जैसे असुडोरा ने वर्मिलियो के बालों का किया था। रॉफिड हेलक से कहता है कि वह चुपचाप युद्ध से हट जाए और शांतिपूर्वक जीवन जिए, कोई उसे दोष नहीं देगा, पर वह कहता है कि वह अपने नए दोस्तों राक्षसों की रक्षा के लिए यहाँ है। वर्मिलियो भी आगे आती है और वे सब युद्ध में उतर जाते हैं। वर्मिलियो कहती है कि वह हेलक का साथ देगी और अपने अग्नि आह्वान से पंखधारी योद्धाओं से लड़ती है, जबकि हेलक रॉफिड से लड़ता है। लड़ाई के दौरान एक नया योद्धा आता है जो हेलक की पुरानी प्रेमिका और मित्र एलिस निकलती है।
उसके पास जाते हुए हेलक नकली मुस्कान के साथ गहरी आभा फैलाता है जो अन्य पंखधारी योद्धाओं को गिरा देती है। वह उसे मारने और उसकी पीड़ा खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन वर्मिलियो समझती है कि अगर हेलक खुद अपनी दोस्त को मारेगा तो वह और अवसाद में जा सकता है या अंधकार में खो सकता है, इसलिए वह बीच में कूदकर अग्नि विस्फोट से इसे रोकती है। वह हेलक से कहती है कि मनुष्यों को हराने के बजाय वे उसके दोस्तों को बचाएंगे, जो हेलक को राहत देता है। वह कहती है कि अब वह उसके साथ है, चिंता की कोई बात नहीं, और रॉफिड से तर्क करती है कि जागृति अपरिवर्तनीय है, इसका कोई सबूत नहीं। यह देखकर हेलक की आशा लौटती है और अंधकार की आभा कम हो जाती है। रॉफिड उन्हें देखकर वर्मिलियो से कहता है कि झूठी उम्मीद न दे, क्योंकि वे स्वर्गीय राजा असुदोरा को हराकर कैसल थोर में पंखधारी योद्धाओं का बेड़ा तैनात कर चुके हैं। वर्मिलियो कहती है कि उसने असुदोरा की मौत के बारे में अनगिनत बार सुना है, लेकिन वह कामुक बदमाश हमेशा मौत के मुंह से वापस लौट आता है। हमें पता चलता है कि असुदोरा वाकई जिंदा है, पर एक बार फिर पट्टियों में लिपटा हुआ। वह कहती है कि वह उससे कहीं ज्यादा पुराना है, इसीलिए उन्हें उससे मिलकर जागृति प्रक्रिया को पलटने के सुराग पूछने चाहिए। हेल्क को निराशा से उभरते देख रॉफिड भी हार मान लेता है और एलिस के साथ अपनी सेना वापस बुला लेता है। स्थिति शांत होने पर हेल्क और वर्मिलियो पीवी हार्पीज और रोकोको से मिलने जाते हैं, जो उन्हें कैसल शिन और असुदोरा के बचने की जानकारी देता है। वे कैसल शिन जाने का फैसला करते हैं और गाड़ियों में सवार हो जाते हैं। दूसरी ओर असुदोरा को वर्मिलियो के कुशल होने की खबर और हार्पीज के नेता का पत्र मिलता है। वह लेटकर आराम करता है और अपने पुराने दोस्त के बारे में सोचता है, जो हजारों साल पहले का एक मानव नायक लगता है। और इसी के साथ एनीमे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि मेरे अगले रिकैप न चूकें। अगली बार तक अपना ख्याल रखना।